जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सरल परिपथ लेसन 6 का हम पार्ट 3 दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 12 का ही कोर्स है। इसमें आपको कुछ नई चीज़ें हम आपको देते हुए ही आगे बढ़ेंगे। हम समझते हैं कि आपको फ़ायदा भी होगा। और तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें नोटिस कराते हैं। जैसे एक चीज़ आपको नोटिस करा रहे हैं कि प्रथम बोल्टीय सेल, प्रथम बोल्टी क्या लिख रहे हैं, प्रथम रासायनिक सेल बनाया गया था 1800 ईस्वी में, और इसको वैज्ञानिक ने बनाया था, उसका नाम था वोल्टा। वोल्टा आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार बनाया था इसको। जब इन्होंने बनाया था तो उस समय कॉपर का इन्होंने एनोड बनाया था और जिंक की छड़ का इन्होंने कैथोड बनाया था। ठीक है, और वैद्युत अपघट्य विलयन यानी दोनों इन छड़ों को उन्होंने CuSO4 ये वैद्युत अपघट्य के विलयन में डाला था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज और देखिए कि जैसे हम आदर्श सेल की बात करते हैं तो आदर्श सेल जो आपका है, आदर्श सेल हम उसी को कहते हैं जिसका प्रतिरोध जानते हैं, जिसका प्रतिरोध आपका कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना। उसी को हम आदर्श सेल कहते हैं। एक और अच्छी बात जानिए, सेल से धारा लेने पर, ठीक है, लेने पर सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। ठीक, अगर सेल को धारा देते हैं, धारा देते हैं, इसके एक मीनिंग हम कह सकते हैं कि सेल को चार्ज करते हैं, सेल को चार्ज करते हैं। जैसे सीधा संचायक सेल होता है, तो इस स्थिति में जो होता है वो आपका सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से छोटा होता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखनी चाहिए आपको। एक और चीज हम आपको बता रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में सेल का उच्च विभव, सेल का उच्च विभव का इलेक्ट्रोड जो होता है ना, वो हमेशा क्या कहलाता है, वो एनोड कहलाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। और उसी भौतिक विज्ञान में सेल का जो निम्न विभव का इलेक्ट्रोड होता है, छोटे विभव का इलेक्ट्रोड होता है, निम्न विभव का इलेक्ट्रोड आपको क्या कहला जाता है, उसको हम कैथोड कहते हैं। ये याद होना चाहिए आपको। एक और अच्छी बात हम जानते हैं, यही चीज अगर हम रासायनिक विज्ञान में शो करते हैं, रासायनिक विज्ञान में, तो उसका थोड़ा मतलब अलग हो जाता है। और ये समझना भी चाहिए आदमी को कि क्या अलग हो जाता है। उसमें जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ना, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है उसको हम कहते हैं एनोड। याद रहेगा। और इसी में, इसी सेल में, सेल की बात कर रहे हैं हम, कि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन की क्रिया होती है,
है ना, उसको हम कहते हैं, जिस पर अपचयन की क्रिया हो जाएगी उसको हम कहते हैं कैथोड। ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा। एक और अच्छी बात आपको जाननी चाहिए कि जो भौतिक विज्ञान में कैथोड होता है, कैथोड, ठीक है ना, वो रासायनिक विज्ञान में उसी को एनोड कहा जाता है, या एनोड का कार्य करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। दूसरी बात कि जो रासायनिक भौतिक विज्ञान में एनोड होता है ना, वो रासायनिक विज्ञान में कैथोड कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे कि जो डैनियल सेल बनाया गया, यानी रासायनिक सेल है ये, जो डैनियल सेल बनाया गया उसमें जिंक की छड़ लिया गया है ना, जिंक की जो छड़ उसने यूज किया गया, उसे भौतिक विज्ञान में तो हम कहते हैं कैथोड। इसे जिंक को हम भौतिक विज्ञान में कैथोड कहते हैं, लेकिन रासायनिक विज्ञान में इसको हम एनोड के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये है आपका। और कुछ चीजें और आप जानना चाहें जो अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी समझ में भी आती हैं, जैसे कुछ चीजों को हम कैसे समझते हैं। जैसे चालक है हमारा, चालक का जो प्रतीक हम दिखाते हैं, सिंगल चालक, तो उसको हम सीधा दिखाते हैं, एकदम सीधी लाइन से। लेकिन अगर वही हम प्रतिरोध दिखाएंगे, प्रतिरोध को दिखाना चाहेंगे, तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं, आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम संधारित्र दिखाना चाहते हैं, संधारित्र को दिखाना चाहते हैं, तो हम उसको पैरेलल लाइन से ऐसे दिखाते हैं, सी। लेकिन अगर हम सेल को दिखाना चाहते हैं, सेल को, तो उसको हम दिखाते हैं ऐसे। और आंतरिक प्रतिरोध के साथ दिखाएंगे तो ऐसे। ठीक है, एक चीज और हम बता दें, धारामापी यानी एमीटर, एमीटर का यूज क्या है? एमीटर को हम दिखाते हैं ए से। एमीटर का यूज जो होता है, यानी एमीटर करता क्या है, एमीटर परिपथ में धारा के मान को बताता है। उसी तरह अगर हम वोल्टमीटर की बात करें, वोल्टमीटर का भी वही काम है, जैसे धारा का नापता है उसी तरह परिपथ में वो वोल्ट नापता है, उसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो परिपथ में जो वोल्टमीटर होता है वो परिपथ में विभवांतर नापता है, विभवांतर को मापता है। ठीक है ना। एक और चीज जानिए, छोटी सी चीज है, एक सर्किट के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा, छोटी सी चीज है लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छी सी। यहां से धारा निकलती है हमेशा धन से ऋण की ओर, ऐसे चलती है। तो अगर इस परिपथ का हमें एमीटर यूज करना है, तो एमीटर यूज करने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में एमीटर को यूज लगाते हैं। और किसी की जगह का अगर हमें वोल्टमीटर नापना है तो उसको हम समांतर क्रम में लगाते हैं। यानी याद रखिएगा कि जो अमीटर होता है, अमीटर यानी धारामापी यंत्र, ये हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में लगता है।
क्रम में लगाया जाता है। ये समझ में आया? दूसरी बात, जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा ही परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। जो यहां दिखा रहे हैं हम आपको, ये समांतर क्रम बोला जाता है और ये श्रेणी क्रम लगाते हैं। एक चीज और देखिए, याद रखिएगा, जो आदर्श अमीटर होता है, आदर्श अमीटर, इसका गुण होना चाहिए कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो हो वो शून्य होना चाहिए, तब उसे हम कहते हैं आदर्श अमीटर। ठीक है। उसी तरह आदर्श वोल्टमीटर की बात करें तो आदर्श वोल्टमीटर उसे कहते हैं जिसका प्रतिरोध जो हो वो अनंत हो, है ना? क्या हो? अनंत हो। अनंत मतलब ऐसे हो। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ का नियम। विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम हम आपको दे रहे हैं। तो एक बात याद रखिएगा, विद्युत संबंधित हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किरचॉफ का एक नियम और आया था जो फर्स्ट पेपर में था, यानी 11 की कक्षा में था, जिसमें हम विकिरण ऊर्जा संबंधित नियम को दे रहे थे। तो ये आपका किरचॉफ नियम परिपथ संबंधी नियम है। ठीक है। ये दो नियम से मिलकर बनता है। एक प्रथम नियम जो आपका हो गया, प्रथम नियम, इसमें क्या होता है, इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम। ठीक है। इसमें क्या होता है वो समझ लीजिए, इसको कैसे कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, किसी संधि पर वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, इसको हम ये भी कह सकते हैं सिग्मा आई, शून्य होता है। ठीक है। कहने का क्या मतलब है ये जान लीजिए, बिना इसके तो होगा ही नहीं। जैसे हमने आपको एक संधि दिखाई है P, यहाँ पे धारा I1 है, I2 है, I3 है और I4 है। ठीक है। बीजगणितीय योग में एक बात का याद रखा जाता है, जो सिग्मा आई हम कह रहे हैं ये 0, इसमें संधि की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे ये धाराएं आ रही हैं संधि की ओर, ये 3 ठो, यानी I1, I2 और I4, ये प्लस में ली जाती है और जो जाने वाली धारा उसे माइनस में लेते हैं। ठीक है। उसका मान क्या होता है? 0। ये है आपका संधि नियम। याद रखिएगा, यह नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। देखिए, अगर ऊपर से नहीं देखे होंगे फिर से एक बार देख लीजिए। किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमने एक सर्किट दिखाया, इसमें 3 धाराएं आपको आती हुई दिख रही हैं और एक धारा जाती है। जो धाराएं संधि पर आती हैं उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव में जोड़ेंगे, और जो धारा जाती है उसे नेगेटिव में जोड़ेंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को कहते हैं हम लोग, ठीक है, लूप का नियम, है ना? इसको भी समझ लीजिए। ये थोड़ा बड़ा भी है और सवाल में ये बहुत सहायक भी होता है। ये नियम से ज्यादातर सवाल लगते हैं जटिल परिपथों के। तो इसमें है कि किसी वैद्युत परिपथ के एक बंद पास
बंद पास में। ठीक है, प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब देखिए हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि धारा और संगत प्रतिरोध यानी R का बीजगणितीय योग, ये इसके मीनिंग हो गई। अब क्या होता है, उसी पास में सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग सिग्मा E के बराबर होता है अर्थात आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा E। देखिए इसमें हमने आपको एक एग्जांपल दिया है और इसके तहत आपको सेकंड रूल को हम आपको फॉलो करा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक पूरा परिपथ है जिसमें 2 सेल E1 E2 लगा है, ये 3 ठो प्रतिरोध लगा हुआ है और ये पास क्लियर हो रहा है। तो इसमें अगर हम पहला पास लेते हैं 1 पास, जैसे हम इसी को मान लेते हैं 1 पास, यानी ABCDA, इसको एक पास बोला जाएगा यानी बंद पास। D तक नहीं छोड़ सकते, 1 तक रखाएंगे। अब इसमें जो है धारा देखिए, इस सेल से धारा निकलेगी I1 और इस सेल से धारा निकलेगी I2, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। इसमें देखो अब ये I1 प्लस I2 चल रही है, लेकिन जो जिसका परिपथ होता है जहां से धारा निकलती है उसमें वही धारा जाती है, तो ये हम ऐसे कर लेंगे। अब एक बंद पास दे रहे हैं, हम एक तरफ से हम चलेंगे भी, यह नहीं कि दूसरी जगह से चलेंगे। जैसे मतलब यहाँ से हमने शुरू किया तो इस I1 का रेजिस्टेंस ये है संगत, तो हम लिखेंगे I1 R1। जब हम इसमें इस पास में ही घुसना है हमको, तो देखिए यहाँ से जब हम आ रहे थे धारा उल्टा हो रही है, इसको हम लिखेंगे माइनस I2 R2। हो गया, इतने ही थे इसमें सर्किट में। सेल है एक ये वाला E1 और ठीक इसमें घुसने लगेंगे तो दोनों के धन सिरे हो जाएंगे तो E2। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब हम दूसरे पास में आते हैं, दूसरा पास ले रहे हैं हम लोग, वो है हमारा C D E और F और फिर हमारा हो जाएगा C। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो यहाँ चल रहा था वो तो चलेगा ही, यानी I2 R2 तो कंफर्म है, लेकिन जैसे हम इसके अंदर घुस रहे हैं देखिए धारा सीधा जा रही है I1 प्लस I2 I3 में जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 और ये R3। इससे इस पास में केवल एक सेल है E2 और यही हमारा समीकरण को पूरा करेगा। ये है किरचॉफ नियम का यूज। ठीक है, इतना ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।